Good morning students. In the last video we were discussing the topic respiration. Today I am going to discuss the topic steps of respiration. इसके पहले वाले वीडियो में हमने respiration के बारे में पढ़ा था, उसका definition और थोड़ा explain में जाना था ATP और ADP के बारे में. Now our today's topic is steps of respiration. Respiration का कितना step होता है उसको one by one हम लोग discuss करेंगे. In higher animals respiration consists of 4 steps. Yes, as you all know that in higher animals respiration consists of 4 steps. मतलब क्या होता है इसका हायर एनिमल्स मीन्स वैसा एनिमल जिसको हम लोग हायर एनिमल्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स जो कि एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इवॉल्व हो चुका हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेनली जो रेस्पिरेशन होता है वो 4 स्टेप्स में होता है. अदरवाइज बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें ये 4 स्टेप में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन का स्टेप्स कौन कौन सा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज ब्रीथिंग, सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द फोर्थ वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का मेनली 4 स्टेप होता है: ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ अब ब्रीथिंग के बारे में देखेंगे. ब्रीथिंग क्या है? Breathing is the bringing of oxygen-rich fresh air to respiratory surface and taking of carbon dioxide-rich air to the outside. Breathing का सिंपल सेंस है हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और फिर रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सहेल करते हैं. वन मेन थिंग ये रेस्पिरेटरी गैसेस है क्या, इसके बारे में हमने लास्ट में लिखा है. रेस्पिरेटरी गैसेस कैसा है, क्या होता है, वो गैस जो आइदर हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन, हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और फिर जिसको हम लोग एक्सहेल करते हैं, मतलब जो हम लोग बाहर कर देते हैं, उसको आउट ऑफ कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. तो किस चीज को, ब्रिंगिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर है ना. रेस्पिरेटरी गैसेस का कौन सा गैसेस को हम लोग अंदर लाते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को. और ये कहाँ पे हम लोग लाते हैं, एट द रेस्पिरेटरी सरफेस. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये क्या होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. रेस्पिरेटरी सरफेस कहने का मतलब वो पॉइंट या फिर वो ऑर्गन जहाँ से गैसेस का एक्सचेंजेशन हो पाता है. गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज होता है, मतलब हमारे लंग्स में जो होता है वो समहाउ स्मॉल बलून लाइक और फिर कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है. मतलब वो क्या करता है, एल्वियोली जो होता है हमारे लंग्स का, वो ऑक्सीजन रिच एयर को कंज्यूम कर लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर था वो उसको वहाँ पे लाके छोड़ देता है. तो ब्रीथिंग का सीधा सेंस हो गया ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना. इनहेल करने का मतलब उसको टेकिंग इनसाइड आवर बॉडी के अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना. एक्सहेल करने का मतलब बॉडी से आउटसाइड उसको रिलीज करा देना. तो ब्रीथिंग का सीधा मतलब हुआ, इसको नोट डाउन करेंगे. ब्रीथिंग का एक तरह से डेफिनेशन भी हो गया. सेकंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस. अब ब्रीथिंग में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले आए. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था. ये रेस्पिरेटरी सरफेस में एक्सचेंज होता है, मतलब हमारे लंग्स में एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन रिच एयर को कंज्यूम कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को वहाँ से रिलीज करा दिया जाता है. तो वो जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नाउ थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन. इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल. अब ऐसे तो रेस्पिरेशन फाइनली हमारा सेलुलर लेवल पे होता है, सेल में होता है, लेकिन सेल में जाने के पहले एक एक्सचेंज कहाँ पे होता है, टिश्यू लेवल पे. पहले टिश्यू लेवल पे होता है, देन आफ्टर सेलुलर लेवल पे होता है. तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे, एट द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पे जो गैस का एक्सचेंज होता है एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस. मतलब सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो टिश्यू लेवल से जाना वहाँ पे पहुँचाया जाता है. और आफ्टर वो सेलुलर रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से जो उसका जो प्रोडक्ट होता है एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से उसको लेके फिर से रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुँचाना, इसी को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्लियर है?
पॉइंट ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब वहाँ से लेके फिर वहाँ तक, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके सेलुलर लेवल तक और सेलुलर लेवल से लेके फिर वापस हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुँचाना और फिर उसको ले जाना, ये हमारा इंटर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। नाउ लास्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। एज वी हैव डिस्कस्ड, सेलुलर रेस्पिरेशन में ही फाइनल रेस्पिरेशन होता है। इट इज द एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट अकर इनसाइड द लिविंग सेल। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है किस चीज का, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, दैट अकर इनसाइड द लिविंग सेल्स। एक लिविंग सेल के अंदर में जो एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब इसका जो एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है तो यहीं पे CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, जो कि फिर हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। वन मेन थिंग, इसको समझने के लिए थोड़ा उल्टा समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज कराया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो फिर किसके थ्रू, टिश्यू लेवल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये कहाँ पे चला जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस में चला जाता है, मीन्स स्टेप 2। और फिर ये रेस्पिरेटरी सरफेस क्या करता है, उसको ब्रीथिंग के थ्रू बाहर एक्सहेल कर देता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग उल्टा भी समझ सकते हैं या फिर सीधा भी समझ सकते हैं। नाउ एक नोट डाउन करके लिखेंगे, व्हाट आर रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, दोज गैसेस विच आर आइदर कंज्यूम्ड और बीइंग लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आइदर कोई भी गैस जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं और फिर जो लिबरेट किया जाता है, मतलब वहाँ से जो उसका बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 निकलता है, ये दोनों ही गैसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। याद रखेंगे रेस्पिरेटरी गैसेस मेनली दो होता है, CO2 और O2। O2 जिसको हम लोग इनहेल करते हैं और CO2 जिसको हम लोग बाहर लिबरेट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द difference between respiration and photosynthesis. Now we will discuss about some facts and relations about photosynthesis and respiration. photosynthesis और respiration के बीच में क्या difference है, क्या relations है, इसके बारे में discussion करेंगे। इसको हम लोग इस तरह से arrow wise, note wise भी पढ़ सकते हैं या फिर column wise, one side photosynthesis और one side respiration। सारे बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, difference कैटेगराइज किया हुआ है, तो वहाँ से भी हम लोग लर्न कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। So let's start. They are complementary as well as exactly opposite processes. Yes, photosynthesis and respirations are the complementary to each other. मतलब क्या होता है, complementary का मतलब समझ में आ रहा है, पूरक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक है, एक दोनों के बिना अधूरा है, तो उसको हम लोग complementary बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे 90 डिग्री बनने के लिए मैथ्स में हम लोग देखते हैं, यदि 90 डिग्री बनाना है, एक एंगल 60 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री 30 होगा, तब दोनों को मिला के वो 90 बन पाएगा। तो इस तरह ये कम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट होता है और एक के साथ जब दूसरा मिलता है तो ही वो कंप्लीट होता है। तो ये कम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता है। मीन्स वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। एज वेल एज और तो और एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेसेस भी है, ये दोनों आपस में ठीक एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शंस करता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना अधूरा रिएक्शंस है, एज वेल एज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है, एक दूसरे का ठीक उल्टा प्रोसेस है, इन विच जिसमें कि एंड प्रोडक्ट ऑफ वन फंक्शन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अनदर फंक्शन। इसमें से क्या होता है, एक का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट कहने का मतलब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो रेस्पिरेशन के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। क्लियर है? तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि एक का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। यहाँ रिएक्शन से समझेंगे, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, फोटोसिंथेसिस होकर क्या बनता है, C6H12O6 प्लस CO2 बनता है। और ठीक इसी का उल्टा,
इस रिएक्शन का क्या मतलब है, जहाँ कहीं भी हम लोग कुछ इस तरह का साइन देखेंगे, जस्ट लाइक एक एरो देके इस तरह और फिर उसके नीचे एक एरो देके इस तरह, इसका मतलब होता है एक दोनों का रिवर्स है, ठीक दोनों का उल्टा है। मतलब ये तीनों कंबाइन होके क्या बनता है, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर दोबारा ये दोनों कंज्यूम होके क्या बन ये दोनों कंज्यूम होके ब्रेक डाउन होके क्या टूट के बनता है 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो ये ठीक एक दोनों दूसरे का उल्टा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जब ये तीनों का फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर इसी ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इसलिए भी इसको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और एक दूसरे का ठीक एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शंस को ध्यान से याद रखेंगे। नाउ वन बाय वन देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ बिल्डअप और एनाबॉलिक प्रोसेस। यस, एक ऐसा प्रोसेस है, बिल्डअप प्रोसेस है, मतलब इसमें कुछ बनता है, बिल्ड करता है, बनता है, फॉर्मेशन होता है। और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच डिफरेंट सिंपलर मटेरियल्स combines to form a complex material। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ अलग अलग सिंपल मटेरियल आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बनाता है, तो उसको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब छोटा छोटा मटेरियल, अलग अलग मटेरियल को एक साथ कंबाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना, तो ये फोटोसिंथेसिस में होता है। देखेंगे इसमें इतना सारा छोटा छोटा ये सब सिंपलर मटेरियल्स था, सबको बिल्डअप करके क्या बना दिया, C6H12O6, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग एनाबॉलिक बोलेंगे। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक बिल्डअप प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन जो है एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है। मतलब फोटोसिंथेसिस में कुछ बनता है, बिल्डअप करता है, और वहीं रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। क्या टूटता है, इसमें जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, इसमें बिल्डअप क्या होता है, हमारा ग्लूकोज बिल्डअप होता है। और रेस्पिरेशन में फिर यही ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज दोबारा यहाँ पे टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसीलिए एक बिल्डअप प्रोसेस है और एक ब्रेक डाउन प्रोसेस है, एक में बनता है दूसरे में टूटता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें डिफरेंट सिंपलर कंपाउंड्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और एक ऐसा प्रोसेस है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर वंस, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट के जो है वो सिंपल कंपाउंड्स में बढ़ जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है और सिंपलर फॉर्म में हो रहा है, तो एक ऐसा हो गया, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे दैट फॉर्म्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये एक बिल्डअप प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब सिंपलर वंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रोसेस है, जो कि क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या बनाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है। यस, ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, और इसके लिए लाइट एनर्जी का होना जरूरी है। हम लोग वैसे भी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट इज अ नेसेसरी थिंग। उसके लिए लाइट जो है एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, बिना लाइट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो ये लाइट के एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, उसका बिल्डअप करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? इट इज एन एंडरजोनिक प्रोसेस। यस, ये कैसा है, एंडरजोनिक प्रोसेस है। एंडरजोनिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको होने के लिए, इसको स्टार्टअप होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए एनर्जी का काम कौन करता है, लाइट एनर्जी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ डे टाइम में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक एंडरजोनिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस होने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में इसको प्रोवाइड होता है, प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये एक इंटरजोनिक प्रोसेस है। याद रखेंगे, इंटरजोनिक प्रोसेस कैसा होता है, टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड
टू स्टार्ट अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी का होना जरूरी है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडरजोनिक प्रोसेस। क्लियर है। नाउ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसा होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों को हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें ब्रेक डाउन होता है, अगेन जो इसका बना, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट था ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन होता है कहाँ पे, रेस्पिरेशन में। या फिर ये क्या आप बोल सकते हैं इसको, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट के सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इन विच ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन। जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो ब्रेकन डाउन होता है ऑक्सीडेटिवली टू रिलीज एनर्जी, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कराया जा सके। यस, हम लोग रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन हो सके और वहाँ से एनर्जी को रिलीज कराया जा सके। इट इज़ एन एक्सर्जोनिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सर्जोनिक प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन का टाइप जिसमें से खुद ब खुद अपने आप ही एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के टाइम में। ये इसका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट एक पॉइंट देके लिखेंगे, इन डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सेवरल टाइम्स टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सो देयर इज नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड नेट रिलीज ऑफ O2। एक इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसको ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि प्लांट जो होता है वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में CO2 छोड़ता है, तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, गौर करेंगे। प्लांट जो है वो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि प्लांट दिन में जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा बोलने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझेंगे। हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसका बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जहाँ पे रेस्पिरेशन होगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो डे टाइम में जब धूप होता है, सनलाइट होता है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा होता है, उस वजह से वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दिन में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि प्लांट दिन में रेस्पिरेशन ना करे। प्लांट दिन में भी रेस्पिरेशन करता है और रात में भी रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए प्लांट दिन में भी CO2 छोड़ता है। लेकिन जो नेट एक्सचेंज होता है वो क्या हो पाता है, उसको ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मान लेते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू एक प्लांट है वो 50 ग्राम CO2 को रिलीज करता है डे टाइम में। कितना, 50 ग्राम CO2 को वो रिलीज कर पाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो 50 ग्राम वो रिलीज किया, ठीक है, और 100 ग्राम CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है। तो नेट एक्सचेंज वहाँ पे क्या होगा, मतलब CO2 वहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। एक्चुअल में CO2 रिलीज हुआ था, लेकिन जितना रिलीज हुआ उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने के लिए CO2 कंज्यूम कर लिया गया। क्लियर है। तो नेट हम लोग क्या बोलेंगे कि CO2 50 ग्राम कंज्यूम किया हुआ है और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज कराया गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डे टाइम में जो है वो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। जबकि फैक्ट ये है कि प्लांट CO2 दिन में भी छोड़ता है और ऑक्सीजन गेन भी करता है। तो समझ में आया कि ये रियल में प्रोसेस क्या होता है। और ठीक इसी का उल्टा रात के टाइम में होता है, क्योंकि रात में भी रेस्पिरेशन इसका कंटिन्यू होता है। तो रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ से CO2 रिलीज होगा, लेकिन रात में सनलाइट नहीं होता है, इसीलिए रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। इसीलिए यदि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि रात को यदि कोई पर्टिकुलर प्लांट 50 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 वो रिलीज कर रहा है, तो वो 100 ग्राम CO2 कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। इसीलिए रात में जो नेट एक्सचेंज होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि रात में प्लांट CO2 को रिलीज कराता है। क्लियर है।
प्लांट दिन रात दोनों CO2 रिलीज करता है, लेकिन दिन में जितना CO2 रिलीज करता है उससे कहीं ज़्यादा CO2 वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो इसको 1 बाय 1 करके नोट डाउन करके लिखेंगे। नहीं समझ में आया है तो जो हमने बोला उसको वंस अगेन फिर से सुनेंगे।